एक सुनसान और अंधेरे गलियारे से एक जवान लड़की धीरे धीरे चल रही है। उसके हाथ में एक सेब है जिसे खाते हुए वो संदेह भरी निगाहों से इधर उधर देख रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि बाहर कोई उसकी हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां खून बिखरा हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारी वो तुरंत खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो बालकनी तक पहुंची। जैसे ही उसने सामने देखा वो चौंक गई और चीख पड़ी। उसके हाथ से सेब भी नीचे गिर गया। उसके सामने एक खौफनाक नजारा था। एक पुतला लटक रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसकी आंखें सीधी उसी की तरफ देख रही है और उसने बिल्कुल वैसे ही गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है जैसा लड़की ने पहना हुआ है। वो लड़की संभल ही रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो घबराकर तुरंत पास रखे औजार को उठा लाई ताकि खुद को बचा सके, लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। लड़की ने राहत की सांस ली और हथियार नीचे रख दिए। वो आदमी उसका पिता है। उसके पिता अस्पताल की नौकरी छोड़कर अपनी गुमशुदा बड़ी बेटी को ढूंढने आए हैं। कुछ समय पहले ही इस परिवार ने रोज विला की रूम नंबर 809 खरीदी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि इस कमरे में पहले एक खौफनाक हत्या हो चुकी है। परिवार उस समय बिजनेस ट्रिप पर था और कमरे में केवल उनकी बड़ी बेटी जिन रहती थी। जिन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड है। उसके पिता बड़े अस्पताल के डायरेक्टर है और उसकी छोटी बहन जीना बोसैसोन के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है। जीना की अपने पिता से बहुत नहीं बनती, इसीलिए वो घर कम ही जाती है। आज जिन का जन्मदिन है, इसीलिए जिना ने उसे गिफ्ट में एक ब्रा भेजी थी। दोनों बहनें आपस में काफी करीब है। जीना का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी भी मुश्किल ग्राहक को आसानी से खुश कर सकती है, लेकिन होटल की मैनेजर उसे जलती है कि कहीं वो उसकी जगह न ले ले, इसीलिए वो उसे साधारण काम देती है। एक दिन जीना को स्विमिंग पूल साफ करने का काम सौंपा गया। वहीं पर एक साथी ने जीना से पूछा कि उसका परिवार इतना अमीर है और इतना बड़ा अस्पताल चलाता है, तो वो रिसेप्शनिस्ट जैसी छोटी नौकरी क्यों करती है। जीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसी समय एक महिला सहकर्मी उसके पास आई और बोली कि डिपार्टमेंट का हेड पर यौन शोषण का आरोप लगाना चाहती है और जिन्ना को गवाह बनने के लिए कहा, क्योंकि जिन्ना ने खुद वो गलत हरकत अपनी आंखों से देखी थी। जीना थोड़ा हिचकिचाई और समय मांगा। इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड ने फोन किया और उसे डिनर और शॉपिंग के लिए बुलाया। जिन्ना का बॉयफ्रेंड एक छोटे प्राइवेट अस्पताल में फार्मासिस्ट है, लेकिन असल में वो अच्छा इंसान नहीं। उसकी असली मंशा ये है कि जिना के परिवार की मदद से किसी बड़े अस्पताल में नौकरी पाए। शाम को जिना उससे मिलने गई। डिनर के दौरान बॉयफ्रेंड ने शादी की बात छेड़ दी, लेकिन जिना भी तैयार नहीं। उसका रवैया थोड़ा सख्त लगने लगा। तब बॉयफ्रेंड ने माहौल हल्का करने के लिए उसे शॉपिंग कराई और खुश करने के लिए गुलाबी रंग की ड्रेस दिला दी। जिना ने वो ड्रेस पहनकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। लोगों ने खूब लाइक किए, लेकिन उसी लाइक के बीच किसी रहस्यमय आदमी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि वो अपने बॉयफ्रेंड से सावधान रहे, लेकिन कुछ देर बाद उस आदमी ने लिखना बंद कर दिया। वहीं जिन काम के बाद रोज विला लौटी। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और लिफ्ट का दरवाजा पकड़ लिया। सामने एक अजीब और पागल सी औरत खड़ी है। उसे देखकर जिन डर गई। तभी उसका बेटा आया। उसने जिन से माफी मांगी और अपनी माँ को ले गया, लेकिन उस औरत का बेटा चुपचाप देख रहा था कि जिन किस मंजिल पर जाती है। उसे पता चल गया कि जिन 8वीं मंजिल पर रहती है। उसके मन में बुरे इरादे थे और उसने जिन का पीछा करना शुरू किया। जिन जल्दी ही एक लंबे बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली थी। उसने अपनी पूरी पैकिंग की और अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर दिया, मगर जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पीछे एक रेनकोट पहना आदमी आकर खड़ा हो गया। जिन उसे देखकर घबरा गई और मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जीना को उसके पिता का फोन आया। वो बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि जीना की बड़ी बहन जिन से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्होंने जीना को तुरंत रोज विला आने को कहा। जीना भी आज बहुत बिजी है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उसे वहां जाने का आदेश दिया और फोन काट दिया। परेशान जीना के सामने उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गया। उसे पता था कि जीना को गवाह बनने के लिए कहा गया है, इसीलिए उसने जीना से कुछ दिनों के लिए दूर रहने की सलाह दी। मजबूर होकर जीना ने छुट्टी की अर्जी लिखी और बहन की तलाश में रोज विला जाने का फैसला किया। होटल के बाकी कर्मचारी उसे घूर रहे हैं। वो सब सोच रहे हैं
कि जिन्ना अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और गवाह बनने से डर रही है। जिन्ना ने किसी को सफाई नहीं दी क्योंकि उसके लिए उसका बहन और परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। काम खत्म करके उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और ट्रेन से रोजविला पहुंची। उसे पता ही नहीं चला कि रास्ते भर एक रहस्यमयी औरत उसका पीछा कर रही है। रोजविला पहुंचकर जिन्ना ने देखा कि जिन की कार अभी पार्किंग में खड़ी है। ये देखकर वो हैरान हुई। अगर जिन कहीं गई थी तो बिना कार कैसे चली गई? तभी उसने देखा कि वही पागल औरत कार के पास बैठकर गालियां बक रही है। जिन्ना पास गई तो औरत अचानक भाग गई। जिन्ना का मन और बेचैन हो गया। उसे रोजविला लौटना कभी पसंद नहीं था क्योंकि यहाँ हमेशा अजीब और डरावने लोग दिखते हैं। फिर भी वो हिम्मत करके कमरा नंबर 809 में गई। अंदर जाते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कमरे में वही खौफनाक पुतला खड़ा है। गनीमत है कि उसके पिता भी उसी वक्त वहां आ गए। जिन्ना ने तुरंत उन्हें बालकनी में ले जाकर दिखाया। पिता ने जैसे ही वो पुतला देखा, उनका चेहरा भी सफेद पड़ गया। पुतले ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं, ठीक वैसे ही जैसी जिन्ना ने उस दिन पहनी थी। सबसे अजीब बात यह है कि जिन कभी इस तरह के ड्रेस नहीं खरीदती। पिता ने पुतले को उतारने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना ने रोक दिया। उसे डर है कि ऐसा करने से शायद कोई अहम सबूत न मिट जाए। इसी दौरान दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बिल्डिंग की प्रेसिडेंट उनकी बेटी के बारे में पूछ रही है। पिता ने कारण जानना चाहा, लेकिन उसने टालते हुए कहा कि ये बहुत जरूरी है और जल्दी जाने लगी। पिता ने उसे रोककर विस्तार से पूछा। मजबूर होकर प्रेसिडेंट ने स्वीकार किया कि वो जिन को एक ब्लाइंड डेट पर ले जाने आई थी। लड़के का नाम चार्ली है। पिता हैरान रह गए। उन्होंने सवाल किया कि जिन जैसे काबिल लड़की को ब्लाइंड डेट पर जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई जवाब नहीं दे पाई। वो बहाना बनाकर जल्दी से वहां से निकल गई। पिता उसका पीछा करना चाहते थे, मगर जिन्ना ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, सबसे जरूरी है कि हम तुरंत पुलिस को बुलाएं, वरना जिन खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए जिन्ना और उसके पिता साथ में लिफ्ट से नीचे उतरे। रास्ते में जिन्ना ने देखा कि विला में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं। उसने पिता से कहा कि फुटेज देखनी चाहिए। दोनों सिक्योरिटी रूम पहुंचे, लेकिन गार्ड ने तरह तरह के बहाने बनाकर इनकार कर दिया। उसने कहा कि बिना पुलिस और सर्च वारंट के वीडियो नहीं दिखा सकते। पिता गुस्से से भड़क उठे, लेकिन जिन्ना ने उन्हें संभाला और दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो गए, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत किसी रहस्यमय व्यक्ति को खबर दे दी कि जिन्ना और उसके पिता बाहर निकल गए हैं। वही औरत भी उनका पीछा करती रही, लेकिन वे कार से दूर निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जिन्ना ने देखा कि उसके पिता बहुत बेचैन हैं। इसीलिए उसने खुद आगे बढ़कर बयान दिया और पुलिस को घटनास्थल की तस्वीरें दिखाई। एक महिला पुलिस अफसर ने जिन्ना से कहा कि वो लिखित बयान दे और फिर नीचे जाकर मेजर क्राइम स्क्वाड के कॉर्पोरल पार्क से मिले। जिन्ना ने वैसा ही किया। उसने बयान अपने पिता को लिखने के लिए दिया और खुद कॉर्पोरल पार्क के पास पहुंच गई। उसने एक अलग कमरे में जाकर जिन्ना की पूरी बात सुनी और घटना की फोटो मोबाइल में देखे। पार्क को शक हुआ कि कोई जिन्ना का पीछा कर रहा है। जिन्ना घबराकर उलझन में पड़ गई। तभी कैप्टन वहां पहुंचे और पार्क को डांटने लगे। पार्क ने जल्दी से जिन्ना को अपना कार्ड दिया और बाहर चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्ना ने वहां रखी अपराधियों की सूची चुपके से उठा ली, जिसे उसने कमरे में घुसते ही नोटिस किया था। फिर वो चुपचाप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई और पिता के साथ रोजविला लौटने लगी। रास्ते में उसके पिता को एक फोन आया। वो कार से उतरकर बात करने लगी ताकि जिन्ना सुन ना सके, लेकिन उनकी घबराहट देखकर जिन्ना समझ गई कि मामला गंभीर है। उसने पिता से कहा कि वे वापस बोसासन जाकर अपना काम पूरा करे और अपनी बहन की तलाश उसे अकेले करने दे। पिता ने जिन की जिम्मेदारी जिन्ना को सौंपी और उसे रोजविला पहुंचाकर खुद बोसासन चले गए। अपार्टमेंट में लौटने से पहले वो सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने ही वाली थी कि उसने वहां एक बातचीत सुनी। किसी आदमी का नाम लिया जा रहा है, चार्ली। जिन्ना को याद आया कि यह वही आदमी है जिसके साथ प्रेसिडेंट ने उसकी बहन जिन की ब्लाइंड डेट सेट की थी। उसने चार्ली के बारे में जांच शुरू की। पता चला कि वो सुपरमार्केट के मालिक का बेटा है। उसकी मां मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए अब सुपरमार्केट की जिम्मेदारी चार्ली के हाथों में है। उसी समय चार्ली की मां अचानक सुपरमार्केट के अंदर आ गई। ये देखकर चार्ली गुस्से से भर गया और जल्दी से मां को खींचकर बाहर ले गया। मौके का फायदा उठाकर जिन्ना चुपचाप चार्ली के ऑफिस में घुस गई। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वो दंग रह गई।
चार्ली के आईपैड में गंदी वीडियो भरी हुई है। तभी सुपरमार्केट के कैमरे में जीना ने देखा कि कोई स्टाफ ऑफिस की ओर आ रहा है। उसने तुरंत वहां से निकलकर ऐसा दिखाया जैसे वो सामान्य खरीदारी कर रही हो, पर जीना ने ये नहीं सोचा था कि चार्ली की नजर उस पर पड़ जाएगी। उसकी खूबसूरती ने चार्ली को अपनी ओर खींच लिया और वो जीना से बात करना चाहता था, लेकिन जीना ने बिना समय गवाए तुरंत वहां से निकलकर अपने कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचकर जीना ने वो अपराधी की सूची निकाली जो उसने कॉर्पोरल पार्क से चुपके से ली थी। सूची में ज्यादातर लोग यौन अपराधी थे, लेकिन उसमें से एक कातिल का नाम भी था जो रोज विला के ही रूम नंबर 603 में रहता था। उसी समय अचानक एक नंगा युवक कमरे में घुस आया। जीना डर कर पीछे हट गई, लेकिन पता चला कि वो उसका सबसे छोटा भाई है जो हॉस्टल में रहता है, इसीलिए घर पर कम आता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी बड़ी बहन जिन लापता हो गई है। जीना ने उसे बालकनी में खड़े डरावने पुतले के बारे में बताया। भाई ने अंदाजा लगाया कि ये सब शायद ऊपर वाली पड़ोसन का काम हो सकता है। पहले भी जिन ने मैनेजमेंट से शिकायत की थी कि पड़ोसन बहुत शोर करती है। तब वो औरत चाकू लेकर जिन पर टूट पड़ी थी, लेकिन जिन बच गई। शायद उसी ने बदला लेने के लिए वो पुतला बालकनी में टांगा हो। हालांकि भाई को ये विश्वास नहीं था कि जिन गायब है। उसने कहा कि शायद वो कहीं बाहर गई है, तभी तो उसका बैग भी यहाँ मौजूद नहीं। उसे शक है कि वो शायद विदेश चली गई हो और रोमिंग चालू न होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा हो। लेकिन असलियत ये है कि वही बैग विला के बाहर कूड़ेदान में पड़ा है। जिना को अब भी सब कुछ अजीब लग रहा है कि जिन ने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया, मगर उसका भाई लापरवाह है। उसने परवाह नहीं की, वो बस इंटरनेट कैफे जाने की जिद करने लगा। जिन्ना ने बहुत समझाया कि वो घर पर रुके, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखे बिना ही बाहर निकल गया। अगली सुबह पुलिस घर पहुंची। जिन्ना घबरा गई क्योंकि अपराधियों की सूची जमीन पर पड़ी थी। उसने तुरंत उसे छिपा दिया और पुलिस को खून के धब्बे और बालकनी में लटक रहा वो पुतला दिखाया। महिला अफसर ने जांच करते हुए एक और सबूत ढूंढ निकाला, जिनका फोन जो कुर्सी के पीछे फंसा हुआ था। कॉर्पोरल पार्क ने फोन ले लिया और कहा कि इसे डेटा एनालिसिस करना होगा, लेकिन क्योंकि यह आईफोन था इसमें समय लग सकता है। जिन्ना ने पुलिस से जल्दी करने की गुजारिश की, लेकिन महिला अफसर भड़क गई। उसने कहा कि उनका काम सिर्फ जांच में मदद करना है, गुमशुदा लोगों को ढूंढना नहीं। पार्क ने माहौल संभाला और जिन्ना को दिलासा दिया। उसने वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा जिन को ढूंढने में। ये सुनकर जिन्ना थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसे पता है कि केवल पुलिस पर निर्भर रहना सही नहीं है। उसने तय किया कि वह खुद भी जांच करेगी। जिन्ना सीधे रूम नंबर 603 पहुंची, जहां वो लिस्ट वाला कातिल रहता है। दरवाजे पर लोगों ने नोट चिपकाए हुए हैं। उसे सब यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन अंदर जाकर जिन्ना को कोई नहीं मिला। तभी अचानक प्रेसिडेंट वहां पहुंची और जिन्ना को खींचकर बाहर ले गई। उसने चेतावनी दी कि वो आदमी खतरनाक है। सिर्फ एक हत्या नहीं, उसने युवा जोड़े को भी मार डाला है। सब लोग उसे रोज विला से निकालना चाहते हैं और गायब होने वाले दिन जिन ने भी उससे बात की थी। उस दिन कातिल कूड़े के ढेर में खाना ढूंढ रहा था ताकि गली की बिल्लियों को खिला सके। जब जिन ने उसे कूड़ा इधर उधर फैलाते देखा तो गुस्से में टोक दिया, लेकिन जब जिन वहां से चली गई तो वो कातिल उसे दूर तक घूरता रहा। प्रेसिडेंट ने जीना को कूड़ा फेंकने की वो जगह भी दिखाई और उसे सावधान रहने की सलाह दी। जीना ने पूछा कि वो कातिल ज्यादातर कहाँ रहता है। प्रेसिडेंट ने बताया कि उसके पास अपना कमरा तो है, लेकिन वो कैंपर एक वैन जैसी गाड़ी में रहना ज्यादा पसंद करता है। जीना ने प्रेसिडेंट को अलविदा कहा और कैंपर की ओर चली गई। सौभाग्य से उस वक्त कातिल वहां मौजूद नहीं था। जीना ने एक ताला खोलने वाले को बुलाया और दरवाजा खुलवाया। अंदर जाकर जो उसने देखा उसका खून जम गया। वहां एक टेडी बेयर रखा है जिस पर वही ब्रा पहनी हुई है जो उसने अपनी बहन को जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। जीना ने तुरंत सबूत के लिए उसकी फोटो खींच ली। इतने में कातिल लौट आया। जीना झटपट मेज के नीचे छिप गई। कातिल ने देखा कि दरवाजा खुला है तो वो उसे बंद करने लगा। जीना का फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तभी कातिल का पैर फोन पर पड़ गया। जीना ने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज न निकले। कातिल अपनी सीट पर वापस चला गया और जीना को मौका मिला कि वह फोन वापस उठा सके। तभी किसी ने कातिल से मदद मांगी। उनकी कार खराब हो गई है। कातिल बाहर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर जीना पीछे के दरवाजे से निकल गई और एक पब्लिक बूथ से कॉर्पोरल पार्क को कॉल किया।
उसने बताया कि उसे अपनी बहन का अपहरण करने वाला संदिग्ध मिल गया है, लेकिन उसी समय कॉर्पोरल पार्क एक ह्यूमन ट्रैफिकर के गैंग पर नजर रख रहा था। उसने देखा कि वो एक लड़की को पकड़ कर ले जा रहे हैं। उसने जीना का कॉल बीच में ही काट दिया और अपने महिला साथी पुलिस अफसर के साथ अपराधियों से भिड़ गया। 4 बदमाश थे। दोनों पुलिस ने मिलकर उनसे लड़ाई की। महिला अफसर ने एक को पकड़ लिया, बाकी भाग निकले। पार्क ने पीछा करके एक और को काबू कर लिया। जीना ने जब देखा कि पार्क ने कॉल काट दिया तो उसने उसे मैसेज करके कॉफी शॉप मिलने के लिए बुलाया। रास्ते में जीना की टक्कर एक स्टूडेंट से हुई। लड़की का फोन गिर गया तो उसने जीना से मदद मांगी। जीना ने उसे फोन ढूंढने में मदद की, लेकिन जीना को नहीं पता था कि उस लड़की ने जानबूझकर अपना फोन घास में फेंका था ताकि जीना का नंबर हासिल कर सके। बाद में जीना कॉर्पोरल पार्क से कॉफी शॉप में मिली। उसने उसे कैंपर से ली हुई फोटो दिखाई और कहा कि ये वही ब्रा है जो उसने अपनी बहन को दी थी। ये कस्टमाइज्ड है और किसी के पास नहीं हो सकता। पार्क ने तय किया कि उन्हें तुरंत उस कातिल को ढूंढना होगा। वो जीना को साथ लेकर कैंपर तक पहुंचा, लेकिन अब वो गाड़ी वहां नहीं है। पार्क ने टायर के निशानों का पीछा किया और पाया कि कैंपर रोज विला के सामने खड़ी है। जैसे ही पार्क ने खुद को पुलिस बताते हुए सवाल करने की कोशिश की, कातिल अचानक भाग खड़ा हुआ। पार्क और जीना ने उसका पीछा किया। जीना लगातार फुर्ती से सभी बाधाएं पार करके उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वो ट्रक के नीचे घुसा और लुढ़कते हुए भाग निकला। पार्क बीच में कारों की भीड़ में फंस गया, लेकिन जीना ने पीछा जारी रखा। आखिरकार उसने कातिल को पकड़ लिया। वो बार बार पार्क को पुकार रही थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सका। जीना की ताकत कातिल के सामने कमजोर साबित हुई। उसने तुरंत उसे धक्का देकर गिराया और एक घर की ओर भागा। जीना भी हिम्मत करके उसके पीछे गई, लेकिन अचानक कातिल कोने से निकलकर उस पर झपट पड़ा। उसने जीना को उठाकर दीवार पर जोर से पटका। सौभाग्य से ठीक समय पर कॉर्पोरल पार्क वहां पहुंच गया और जीना को बचा लिया। उसने तुरंत कातिल को गिरफ्तार कर लिया, उस पर हमला करने का आरोप लगाया और उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। पार्क को यकीन था कि यह आदमी न सिर्फ पहले किसी को मार चुका है, बल्कि आगे भी हत्या कर सकता है। वजह थी उसकी मानसिक बीमारी। सालों पहले एक युवा दंपति की हत्या इसी ने की थी, सिर्फ इसीलिए कि पत्नी ने इसे मुस्कुराकर देखा था। उसे लगा कि औरत उसे पसंद करती है, लेकिन जब उसने उसे अपने पति के साथ खुश देखा तो वह जलन से भर गया और दोनों को मार डाला। उस जुर्म के लिए उसे 7 साल जेल में रहना पड़ा। कहानी आज में आती है। महिला पुलिस अफसर पूछताछ के लिए दाखिल हुई। उसने जिन की खिंची तस्वीरें दिखाई और चेतावनी दी कि झूठ बोलने की कोशिश ना करे। सवालों की बौछार से कातिल को पुराने पल याद आ गए, जब उसे भी इसी तरह कबूल करने पर मजबूर किया गया था। अचानक उसके शरीर में ऐंठन होने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर पुलिस अफसर हैरान रह गई। बाहर खड़े पार्क भी उलझन में पड़ गया। उस रात जब जीना घर लौटी तो उसके पिता भी वहीं मौजूद थे। जीना ने उन्हें सब बताया और जोर देकर कहा कि इस बार का संदिग्ध वही पुराना कातिल है। पिता बेहद परेशान हो गए। उन्होंने कसम खाई कि अगर जिन के साथ कुछ हुआ तो वो उस कातिल को चैन से नहीं रहने देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। पिता गुस्से से पुलिस स्टेशन जाकर खुद उसे पूछताछ करना चाहते थे। जिन्ना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और भड़क गए। उन्होंने चिल्लाकर जिन्ना से कहा कि उसे अपनी बहन की कोई परवाह ही नहीं। ये सुनकर जिन्ना आहत हो गई। बचपन से ही उसके पिता ने कभी उसकी उतनी परवाह नहीं की थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर माफी मांगी, लेकिन जिन्ना ने दरवाजा नहीं खोला। कमरे में जीना अपने ऑनलाइन दोस्त से चैट करने लगी। वे लंबे समय तक बातें कर रहे थे और अच्छी समझदारी भी बन गई थी। अक्सर दोनों अपनी जिंदगी की बातें एक दूसरे से साझा करते, लेकिन जब उस दोस्त ने जीना से मिलने की बात की तो उसने इनकार कर दिया। उसे लगा कि ऑनलाइन दोस्ती ही ठीक है, असली पहचान छुपी रहे तो बेहतर होगा। फिर उसने फोन बंद कर दिया और सो गई। उसे नहीं पता था कि उसका फोन पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुका है। अब कोई उसकी गतिविधियों को चुपके चुपके कंट्रोल कर रहा है। अगली सुबह जीना को कॉर्पोरल पार्क का फोन आया। उसने उसे उसी कॉफी शॉप में बुलाया जहां वो पहले मिले थे। वहां पार्क ने जीना से सीधा सवाल किया, क्या उसने कैंपर में घुसपैठ की थी? जीना के पास अब छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सच कबूल कर लिया। पार्क ने गंभीरता से बताया
कि कातिल के वकील ने जीना के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। उसके कैंपर में घुसपैठ करने के लिए इतना ही नहीं, जो सबूत गीना ने इकट्ठा किए थे उन्हें भी अदालत में खारिज कर दिया गया। वकील ने कहा कि ये सबूत जीना खुद कैंपर में लेकर गई थी। जीना का खून खौल उठा, लेकिन क्योंकि उसने शुरू से सच नहीं बताया था, पार्क भी उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। अब तो जीना को 3 साल की सजा हो सकती है। अगर वो बचना चाहती है तो उसे कातिल पर दर्ज हमला करने का केस वापस लेना होगा। इसका मतलब था कातिल छूट जाएगा। हालांकि पार्क को यकीन था कि वही जिन की गुमशुदगी के पीछे है, लेकिन जीना के पास ठोस सबूत नहीं है। वो पूरी तरह निराश हो गई। तभी पार्क ने सुझाव दिया, अगर कोई सुरक्षा कैमरा की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो शायद केस मजबूत बन सकता है। ये सुनकर जीना को याद आया, रोज विला में कैमरा सिस्टम तो है। पहले गार्ड ने बहाना बनाकर फुटेज नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार पार्क ने दृढ़ता से कहा, डेटा लेने का तरीका है और मैं उसे हासिल करूंगा। जीना सबसे पहले घर जाकर अपने पिता को बताना चाहती थी। जैसे ही पिता को पता चला कि कातिल को छोड़ दिया गया है, उन्होंने तुरंत अपना खुद का प्लान बना लिया। उन्होंने इंतजार किया कि जीना कॉर्पोरल पार्क के साथ निकले और फिर चुपके से कातिल का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि कातिल अपनी कैंपर वैन में बैठा हुआ अकेले ही पागलों की तरह हंस रहा है। ये देखकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। फिर कातिल गाड़ी चलाकर एक संकरे गली में गया। वह जैसे ही उसने एक आवारा बिल्ली देखी, उसका चेहरा अचानक नफरत से भर गया। दरअसल बचपन में एक बिल्ली ने उसकी मछली खा ली थी, जिससे वो बुरी तरह आहत हुआ और अब उसने सभी बिल्लियों से बदला लेने की ठान ली थी। जियान के घर में जो खून मिला था वो किसी इंसान का नहीं बल्कि बिल्ली का खून था। अचानक कातिल कहीं गायब हो गया। पिता उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन नजर से ओझल हो गया। जब उन्होंने ढूंढा तो पाया कि कातिल एक बिल्ली को बुरी तरह से तड़पा रहा है और उस काम में उसे अजीब सी खुशी मिल रही है। ये दृश्य इतना डरावना था कि पिता कांप उठे। जब कातिल ने काम खत्म किया तो ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिता ने उसका पीछा जारी रखा। इस बीच कॉर्पोरल पार्क जीना को एक मोटे आदमी से मिलवाता है। उसके 5 आपराधिक रिकॉर्ड थे, लेकिन वह बेहद होशियार हैकर है। उसे पूरे शहर के सिक्योरिटी कैमरा हैक करने की क्षमता है। उसने पिछले कुछ महीनों के सभी कैमरों का डेटा पार्क और जीना को दे दिया। दोनों वीडियो ध्यान से देखने लगे। उसमें साफ दिखा कि जिन रात के 7:20 बजे घर लौटी थी। फिर रात करीब 1 बजे कातिल भी लिफ्ट में नजर आया और 8वीं मंजिल पर गया, लेकिन उसके और जिन के नीचे आने की कोई फुटेज नहीं है। शक था कि दोनों सीढ़ियों से गए होंगे जहां कैमरा नहीं है। जब कैमरों का नक्शा देखा गया तो पता चला कि सामने वाली बिल्डिंग का कैमरा सीधा उस सीढ़ी की ओर था। जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो सुबह 4 बजे का दृश्य सामने आया। एक आदमी ने नीचे एक सूटकेस फेंका और फिर एक इंसान को कंधे पर उठाकर ले गया। सूटकेस और कपड़ों को देखकर जीना ने तुरंत पहचान लिया, वो जिन ही थी। अब ये साफ हो गया कि जिन लापता नहीं बल्कि उसका अपहरण हो चुका है और सबसे बड़ा संदिग्ध वही कातिल है। उधर पिता ने कातिल का पीछा करते हुए देखा कि वो एक मछली फार्म पर पहुंचा। अपने पुराने आघात की वजह से वो अब बिल्लियों का मांस मछलियों को खिलाता है। पिता को लगा कि आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। पिता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? कातिल सिर्फ मुस्कुराया। पिता का धैर्य टूट गया। उन्होंने उस पर हमला कर दिया और मारते हुए चिल्लाने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? कातिल बार बार कहता रहा उसे नहीं पता, लेकिन पिता को भरोसा नहीं हुआ। गुस्से में उन्होंने उसके इलेक्ट्रॉनिक पैर की बेड़ी भी काट डाली। पिता सोच रहे थे कि अगर वो मर गया तो कोई उसकी लाश ढूंढ नहीं पाएगा। उन्होंने आखिरी बार पूछा, सच बताएगा या नहीं? धक्का मुक्की में दोनों तालाब में गिर पड़े। फिर पिता ने उसे बाहर खींचा और कैंपर में डाल दिया। वहां भी उन्होंने पूछताछ जारी रखी। पिता ने कसम खाई कि जब तक कातिल सच नहीं बताएगा वो तब तक नहीं रुकेंगे। कातिल रोता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन पिता का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने अपनी कार कैंपर से बांधी और उसे किसी और जगह ले जाने लगे। उन्हें डर था कि जल्दी ही पुलिस मछली फार्म पहुंच जाएगी। उस शाम कॉर्पोरल पार्क जीना को घर छोड़ने आया। जिन अपने पिता को फोन करना चाहती थी ताकि बता सके कि उसकी बहन का अपहरण हुआ है, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी पिता ने फोन नहीं उठाया। उसे याद आया कि पिता बार बार कातिल का पता लगाने में दिलचस्पी ले रहे थे। उसे शक हुआ कि शायद वो उसी के तलाश में निकल पड़े हो। पार्क ने वादा किया कि वो अपने लोगों से
जीना के पिता और कातिल दोनों को ढूंढवाएगा। तभी जीना को थोड़ी राहत मिली। वो सोने चली गई, लेकिन अगली सुबह भी उसके पिता का कोई अता पता नहीं था और पार्क के पास भी कोई नई खबर नहीं थी। जीना बहुत परेशान थी कि तभी उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ऊपर भागी और देखने लगी। दरवाजा उसके पड़ोसी के बॉयफ्रेंड ने खोला और माफी मांगी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आई और जीना पर इल्जाम लगाने लगी कि उसका अफेयर उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। ये सुनकर जीना और भी गुस्से से भर गई। उसने ठान लिया कि इस बार उसे सबक सिखाना ही होगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और जीना पर और दबाव डालने लगे। सौभाग्य से उसका बॉयफ्रेंड बीच बचाव करने लगा। तभी जाकर मामला शांत हुआ। जीना गुस्से और थकी हारी अपने कमरे में लौटी। वहां उसने दरवाजे पर एक पैकेट रखा हुआ देखा। उसे हैरानी हुई क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन उस पर उसका ही नाम लिखा था। जिज्ञासा से उसने पैकेट खोला। अंदर एक सेक्सी नाइट गाउन है। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उसने जीन की अलमारी में देखा था। अचानक जीना को कुछ समझ आने लगा। उसने तुरंत देखा कि डिलीवरी वाला अभी दूर नहीं गया था, तो वो उसके पीछे भागी। जीना ने उसकी गाड़ी रोक ली, लेकिन डिलीवरी वाले ने कहा उसने तो 809 नंबर रूम पर कोई पैकेट नहीं रखा। जीना को शक हुआ। उसने और ध्यान से देखा तो पाया कि एक आदमी बाइक पर चुपके से निकल रहा है। वो तुरंत उसके पीछे भागी और समझ गई कि वो चार्ली है। चार्ली सुपरमार्केट में छुप गया, लेकिन जीना ने उसे ढूंढ लिया। जीना ने उससे सवाल किया, लेकिन चार्ली जोर देकर कहता रहा उसने पैकेट नहीं भेजा। तभी जीना ने देखा कि वहां सुपरमार्केट का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। उसने तुरंत सबके सामने हंगामा कर दिया और चार्ली पर हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया। उसने सिक्योरिटी कैमरा चेक करने की मांग की। मजबूरी में गार्ड को मानना पड़ा। कैमरे में साफ दिखा कि चार्ली ही पैकेट 8वीं मंजिल पर लेकर गया था, लेकिन चार्ली बहस करने लगा कि 8वीं मंजिल पर तो बहुत सारे कमरे हैं, जरूरी नहीं कि उसने जीना के दरवाजे पर ही वो पैकेट रखा हो। अब जीना सच्चाई जानने के लिए और भी अडिग हो गई। इसी बीच वुमेन्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वहां पहुंची। उसने कहा कि ये पैकेट उसने मंगवाया था। साथ ही जीना को फटकार लगाई कि बेवजह कॉलोनी में हंगामा कर रही है। सुबह से ही जीना अकेली सबका सामना कर रही है। जीना ने जवाब दिया कि वो ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि किसी का अपहरण हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे पागल समझ लिया और अपने लोगों से बाहर निकालने को कहा। जीना ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसे जबरदस्ती धकेल कर निकाल दिया गया। चार्ली ने भी अनजाने में जीना की ताकत की तारीफ की और कहा कि वो अपनी बहन जैसी लगती है। ये सुनकर जीना और भी पक्के तौर पर मानने लगी कि चार्ली का हाथ किडनैपिंग में जरूर है। उसे ये भी लगा कि रोज विला में रहने वाले लोग एक दूसरे को छिपा रहे हैं। जीना बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए कुछ कर नहीं पाई। वो सिर्फ कोने में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने लगी, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और जल्दी ही कॉल काट दी। असल में वो अपनी किसी महिला कर्मचारी के साथ अफेयर में है। तभी बारिश शुरू हो गई। जीना और भी अकेली और बेबस महसूस करने लगी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी आई। कॉर्पोरल पार्क छाता लेकर उसके पास आया। उसने बताया कि उसके पिता का पता लगा लिया गया है। जैसे कि जीना ने सोचा था, उसके पिता कातिल के साथ थे। कॉर्पोरल पार्क ने वादा किया कि वो उसे वहां ले जाएगा। रास्ते में जीना ने अपना सारा दर्द और दबा हुआ गुस्सा पार्क को सुनाया। उधर पिता कातिल के लिए खाना लेकर कैंपर में लौटे। उन्होंने उसे कहा कि खाना खाने के बाद सच बता दे कि उनकी बेटी कहाँ है। अगर उसने नहीं बताया तो वो और सख्त तरीके अपनाएगा। पिता अपनी गाड़ी से स्टेपलर लेकर आए और कातिल के कंधे में ठोक दिया। कातिल दर्द से कराहता रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। अब पिता का धैर्य टूट गया। उन्होंने उसका सर पकड़कर कांच की दीवार पर दे मारा। वो और ज्यादा मारने ही वाले थे कि अचानक कातिल ने उन पर हमला कर दिया। उसने डब्बे के ढक्कन को हथियार बना लिया और पिता को चाकू की तरह मार दिया। पिता जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कातिल ने उन पर हंसते हुए ताना मारा और उन्हें बेबस होता देख मजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद जीना और कॉर्पोरल पार्क भी वहां पहुंच गए। खतरे की स्थिति देखकर कातिल तुरंत भाग गया। कॉर्पोरल पार्क ने देखा कि जीना के पिता मरने की हालत में है। उसने तुरंत मदद के लिए कॉल किया और फिर कातिल के पीछे दौड़ा। पीछा करते करते वे नदी किनारे पहुंच गए। कातिल बांध पर चढ़ गया और कूदने की कोशिश करने लगा। कॉर्पोरल पार्क ने उसे समझाने की कोशिश की कि जब तक वो जिंदा है सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन कातिल ने बस एक बात कही, प्यार आखिर में जीतता है, और फिर पानी में कूद गया। कॉर्पोरल पार्क बेबस था।
और वापस जीना और उसके पिता के पास लौट आया। उस समय पिता को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जा चुका था। जीना भी उनके साथ अस्पताल चली गई। कॉर्पोरल पार्क वहीं रुका और घटना की रिपोर्ट संभालने लगा। फिर उसे पुलिस स्टेशन लौटकर कप्तान को रिपोर्ट देनी पड़ी। कप्तान ने उसे खूब डांटा कि उसकी निगरानी में एक संदिग्ध ने हमला किया और फिर मूर्खता में अपनी जान दे दी। कॉर्पोरल पार्क कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाकर सुनता रहा। चाहे वो कितना भी सफाई देता, जिम्मेदारी से नहीं बच सकता था। उस शाम कॉर्पोरल पार्क अस्पताल जीना को देखने आया। जीना के पिता अब खतरे से बाहर है, लेकिन होश में नहीं आए। छोटा भाई भी भागा भागा अस्पताल पहुंचा। तब जीना ने उसे सच बताया कि जीन का अपहरण हो गया है। अब तक उसने उसे इसीलिए नहीं बताया ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तभी नर्स आई और बोली कि परिवार वाले मरीज से मिल सकते हैं। जीना अपने छोटे भाई को पहले अंदर ले गई और खुद बाहर रुक गई, लेकिन नियम है कि एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। इसीलिए छोटा भाई नर्स के साथ अंदर चला गया। जीना बाहर खड़ी बुदबुदा रही है और दुआ कर रही है कि उसके पिता बच जाए, भले ही उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया। अगले दिन जीना वापस रोजविला लौट आई। उसने नहाया और बालकनी पर बैठकर आराम करने लगी। सोचते सोचते उसकी नजर सामने एक तरफा सड़क पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा और तुरंत मोटे हैकर से मिलने दौड़ी। उसने कहा अगर किडनैपर जिन को कार से ले गया होगा तो उसे इसी एक तरफा सड़क से जाना पड़ता, लेकिन सुबह 4 बजे उस सड़क के कैमरे में कोई कार रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जीना को शक हुआ कि जियान को विला से बाहर ले जाया ही नहीं गया, बल्कि कहीं अंदर ही छुपाया गया है। हैकर का भी यही मानना था। उधर कॉर्पोरल पार्क अभी भी अपहरण की जांच कर रहा था। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट गया। वहां पर पता चला कि जिन ने सामान पैक कर लिया था और नौकरी बदलने वाली थी। जब कोई सुराग नहीं मिला तो वो एक महिला पुलिसकर्मी के साथ जिन के बॉयफ्रेंड से मिलने गया। जिस दिन जिन का अपहरण हुआ वो मंत्री के साथ कनाडा बिजनेस ट्रिप पर था। महिला पुलिस ने भी ये जानकारी प्रेस से कंफर्म कर ली। देश लौटने के बाद बॉयफ्रेंड ने जिन से संपर्क करने की कोशिश की, पर हो नहीं पाया। इसीलिए उसने भी पुलिस को रिपोर्ट किया। उसे चिंता हुई और उसने कॉर्पोरल पार्क से पूछा क्या जिन खतरे में है। पार्क कुछ पक्का कहने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी बॉयफ्रेंड को एक जरूरी कॉल आ गया और उसे वहां से जाना पड़ा। उसी समय कॉर्पोरल पार्क को भी जीना का कॉल आया। उसने नया सुराग मिलने की बात कही। पार्क और महिला पुलिस कर्मचारी तुरंत रोजविला पहुंचे। यहाँ जीना और हैकर सुरक्षा कैमरा देख रहे थे, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग का कैमरा पेड़ों से ढका हुआ था। इसीलिए जीना और हैकर नीचे पहले माले पर गए और कॉर्पोरल पार्क से मिले। वे सब मिलकर उस जगह की जांच करने निकले जो कैमरों की नजरों से छिपी है। वो जगह पार्किंग लॉट थी। हैकर चलते चलते समझ गया अपहरण बिल्डिंग 117 में हुआ था और उसके सामने की बिल्डिंग 116 थी, जिसके कैमरे सीढ़ियों की तरफ थे। दोनों के बीच में पार्किंग लॉट है। अगर कोई एक तरफा सड़क से बाहर जाता है तो आखिर में लगे कैमरों में जरूर दिखता, लेकिन किडनैपर और जिन का कोई निशान वहां नहीं है। फिर हैकर को एक रास्ता मिला जो बिल्डिंग नंबर 118 और 19 की तरफ जाता है। संभवतः किडनैपर इसी रास्ते से भागा होगा। उसने कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया, यानी वो रोजविला के हर कोने से वाकिफ है। हैकर ने अनुमान लगाया कि शायद जिन 118 या 119 नंबर की बिल्डिंग में छिपाई गई है। कॉर्पोरल पार्क को भी ये शक मजबूत लगा, लेकिन बिना वारंट पुलिस तलाशी नहीं कर सकती। ये सुनकर जिना निराश हो गई और अपने कमरे में लौटकर सामान साफ करने लगी। सफाई करते करते उसे पुराने पैकेट मिले जिसमें वही नाइट गाउन था। उस पैकेट पर शॉपिंग कंपनी का पता लिखा था, तो उसने ठान लिया कि अब वह वहीं जाकर पूछताछ करेगी। लेकिन उस जगह पर सिर्फ सप्लाई इनवॉइसेस ही बनाए जाते हैं। असली ऑर्डर होता तो उस पर बारकोड होता। जिना ने वहां के लोगों से उन पार्टनर्स की लिस्ट मांगी जिन्हें ये सैंपल इनवॉइस मिले थे। हैरानी की बात यह है कि रोजविला का सुपरमार्केट भी उस लिस्ट में है। अब जिना और भी पक्के तौर पर मान गई कि वही चार्ली था जिसने वो नाइट गाउन भेजा था। रात को जब जिना अपने कमरे में लौटी तो उसने हैकर को दरवाजे के सामने झुककर काम करते देखा। असल में कॉर्पोरल पार्क को चिंता थी, इसीलिए उसने उसके अपार्टमेंट 809 के सामने कैमरा लगाने को कहा था। अब अगर कोई जिना को परेशान करने की कोशिश करेगा तो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। हैकर ने कैमरे को जिना के लैपटॉप से जोड़ दिया ताकि वो खुद निगरानी कर सके। काम पूरा करके वो जाने लगा।
जीना ने उसे रोका और कहा कि वो चार्ली के बारे में और जानकारी निकाले। वो रोज विला के सुपरमार्केट में काम करता है। हैकर फ्री था और ये काम मजे से करने को तैयार हो गया। जीना कमरे में गई और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन बॉयफ्रेंड नींद में लग रहा था। जीना कॉल काटने ही वाली थी कि तभी उसे फोन के पास से एक और औरत की आवाज सुनाई दी। तभी जीना को सच्चाई का एहसास हुआ, उसका बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ है। जीना का दिल टूट गया और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। वो रोते रोते कॉर्पोरल पार्क को कॉल कर बैठी, ढेर सारे आंसुओं के साथ अपना दुख बताने लगी। पार्क ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि वो मजबूत है, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जीना उठी तो उसे याद आया कि कॉर्पोरल पार्क ने कहा था कि वो अपनी बहन का लैपटॉप ढूंढे। जीना को अचानक अपने पिता का बनाया हुआ लकड़ी का बॉक्स याद आया, जिसमें वो और जिन अपना सामान रखते थे। जैसा उसने सोचा था, सचमुच उसमें जिन का लैपटॉप रखा हुआ मिला। इसी बीच हैकर का कॉल आया। उसने बताया कि उसने वो जानकारी ढूंढ ली है जो जीना को चाहिए थी। जीना तुरंत उसे मिलने निकल पड़ी। हैकर ने चार्ली का फोन हैक करके डेटा निकाला। उसे पता चला कि चार्ली बेहद गंदा इंसान है। उसने बहुत सारे लड़कियों की गलत तस्वीरें सेव करके रखी है, खासकर जिन की सोशल मीडिया पर डाली तस्वीरें। लगता है चार्ली काफी समय से जिन पर नजर रखे हुए था। इत्तेफाक से जिना ने चार्ली की एक सेल्फी में एक अजीब सा डिटेल देख लिया। उसने हैकर से कहा कि वो तस्वीर जूम करे और ध्यान से दिखाए। कुछ अहम समझते ही जिना सीधे सुपरमार्केट पहुंची। वहां उसने इंतजार किया कि चार्ली दुकान बंद करे और बाहर जाए। जैसे ही चार्ली बाहर गया, जिना चुपके से अंदर घुस गई। अंदर उसने एक शिकार करने वाली बंदूक देखी और समझ गई कि चार्ली गलत तरीके से जानवरों को मारता है। वो डरावने पुतले भी रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा उसकी बालकनी पर टंगा था। जिना अभी संभली भी नहीं थी कि उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। कमाल की बदकिस्मती है कि चार्ली वापस सुपरमार्केट लौट आया। जिना ने जल्दी से मदद के लिए मैसेज भेजा। कॉर्पोरल पार्क को जैसे ही खबर मिली, वो तुरंत निकल पड़ा। यहाँ चार्ली को पता चल गया कि कोई अंदर घुस आया है। उसने शॉटगन उठाया और पुतले वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। जब तक चार्ली ढूंढ रहा था, जिना किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन चार्ली ने जल्दी उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ा। वो उसके पीछे भागने में बड़ा मजा ले रहा था, मानो कोई खेल खेल रहा हो। लेकिन जिना बहुत तेज दौड़ी और आखिरकार चार्ली उसे पकड़ नहीं पाया। हार कर वो चिढ़ गया। जिना घबराकर सुपरमार्केट की छत पर छिप गई। सौभाग्य से तब तक कॉर्पोरल पार्क पहुंच गया। उसने अपना परिचय एक पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर के तौर पर दिया। चार्ली ये सुनकर वहां से चला गया। फिर कॉर्पोरल पार्क ने जिना को किनारे ले जाकर डांटा कि उसने इतनी खतरनाक हरकत क्यों की। तब जिना ने उसे हैकर से मिली हुई नई जानकारी बताई। उसने कहा कि शायद चार्ली काफी समय से जिन का पीछा कर रहा था। जिना और सबूत जुटाना चाहती थी। उधर कॉर्पोरल पार्क को पता चला कि हैकर ने फिर से बिना इजाजत के हैकिंग की है। वो गुस्से में उसके घर पहुंचा और उसे हथकड़ी लगाने की चेतावनी देना चाहा। जिना ने तुरंत बीच में आकर उसे समझाया और सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उसने साफ कहा कि अगर पार्क ने हैकर की हथकड़ी नहीं खोली तो वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने गैर कानूनी काम कबूल कर लेगी। आखिरकार पार्क को नरमी दिखानी पड़ी और उसने हैकर को छोड़ दिया। जिना को लगा कि उसने उसे बेवजह मुसीबत में डाला, इसीलिए उसने उसे बारबेक्यू खिलाने का सोचा। बार में बैठकर कॉर्पोरल पार्क ने जिना को बताया कि उसके बहन के अपहरण का केस अब किसी और टीम को सौंप दिया गया है। अब उसके पास इस केस की जांच का अधिकार नहीं रहा। जैसे ही हैकर ने यह सुना कि केस नए टीम लीडर मिस्टर जॉन को दे दिया गया है, तो उसने तुरंत रुचि खो दी, क्योंकि जॉन की पहचान गलत सबूत गढ़ने वाले इंसानों में से है। पैसे हो तो सही को गलत और गलत को सही बना देता है। फिर भी कॉर्पोरल पार्क ने जिना को ढाढ़स बंधाया। उसने कहा कि जॉन भी काबिल इंसान है, क्योंकि सबूत गढ़ना भी आसान काम नहीं होता। फिलहाल वो जॉन की हर हरकत पर नजर रखेगा। अगर कुछ गलत हुआ तो वो जिना का साथ नहीं छोड़ेगा। खाना पीना खत्म होने के बाद कॉर्पोरल पार्क जिना को उसके कमरे तक छोड़ने गया। वहां जिना को याद आया कि वो तो उसे जिन का लैपटॉप देना ही भूल गई। उसने सोचा, चलो पहले खुद ही देख लेती हूँ। जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, उसमें एक अजीब फाइल मिली। फाइल खोलने की कोशिश की तो पासवर्ड मांग लिया। जिना ने तुरंत पार्क को मैसेज किया, लेकिन ये मैसेज कहीं दूर बैठी एक लड़की चुपचाप पढ़ रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि जिना को जिन का लैपटॉप मिल गया है, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई।
अगले दिन जिना अपार्टमेंट के मैनेजर के पास गई। वो बेसमेंट में खड़ी कारों की लिस्ट चाहती है ताकि ब्लैक बॉक्स से सुराग मिल सके, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया। उसी वक्त एक औरत दौड़ते हुए आई और पानी में बदबू की शिकायत करने लगी। उसने कहा कि पानी की टंकी चेक करनी चाहिए। मैनेजर ने बस बहाना बनाया और जिम्मेदारी टाल दी। ये देखकर जिना भी उस औरत के पीछे चली गई। उसने अपने कमरे से पानी की बोतल ली और मैनेजर की टेबल पर रख दी। जीना को शक है कि जीना गायब नहीं हुई, बल्कि उसका शव पानी की टंकी में सड़ रहा है। मैनेजर ने उसे सलाह दी कि पुलिस से सर्च वारंट लेकर आए। जीना सीधे पुलिस स्टेशन गई और पार्क से मदद मांगी, लेकिन अनजाने में कप्तान जॉन ने भी ये बात सुन ली। अब कॉर्पोरल पार्क के पास कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए वो जीना को कॉफी शॉप ले गया और बोला कि वो सर्च वारंट नहीं दिला सकता। फिर भी जीना उस पर भरोसा करती रही। उसने अपनी बहन का लैपटॉप उसे सौंप दिया। कॉर्पोरल पार्क ने चार्ली की जांच शुरू की, लेकिन जिस दिन घटना हुई उस दिन चार्ली के पास पुख्ता एलिबाई है। पार्क उलझ गया कि अब आगे कैसे बढ़े। तभी अचानक उसने देखा कि पुलिस का एक बड़ा काफिला रोज विला पहुंच गया है। असल में कप्तान जॉन ने पहले ही सर्च वारंट ले लिया था। भले ही उसका स्वभाव खराब है, लेकिन वो काम में तेज और काबिल है। पुलिस ने तुरंत रोज विला को सील कर दिया और जगह जगह की तलाशी शुरू कर दी। वहां के लोग हैरान और परेशान थे। कप्तान जॉन ने सर्च वारंट दिखाकर मैनेजर से छत का दरवाजा खुलवाया। वो पानी की टंकी तक पहुंचना चाहता था। अगर इस बार भी कोई नतीजा नहीं मिला तो वो अपने अफसर को जवाब नहीं दे पाएगा। जल्दी ही पुलिस के हाथ सबूत लग गया। वास्तव में टंकी के नीचे एक शव मिला। ये सुनकर जिना ने कॉर्पोरल पार्क से कहा कि वो भी जाकर पहचान करना चाहती है। पार्क ने अपना पुलिस आईडी दिखाया और जिना को छत पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन टीम 1 ने उन्हें रोक लिया। पार्क बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि नियम के अनुसार शव मिलने पर पीड़िता की परिवार पहचान कर सकता है। आखिरकार कप्तान जॉन को मानना पड़ा। उसने दोनों को टंकी तक जाने की अनुमति दे दी। हालांकि कपड़े जिन जैसे ही लग रहे थे, लेकिन वो जिन नहीं बल्कि चार्ली की पागल माँ थी। जब पुलिस ने शव नीचे उतारा, चार्ली दर्द से रो पड़ा। पुलिस ने उससे बयान लिया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसकी माँ अक्सर यूं ही पागल होकर इधर उधर घूमती रहती थी और कई कई दिनों तक लापता रहती थी। पुलिस को इस बार पीछे हटना पड़ा। कॉर्पोरल पार्क ने जीना को उतरने में मदद की। तभी अचानक जीना को उसके छोटे भाई का फोन आया। उसने बताया कि उसके पिता को होश आ गया है। जीना तुरंत अस्पताल की ओर भागी। पिता ने होश में आते ही सबसे पहले पूछा, क्या तुमने जिन को ढूंढ लिया? ये सुनकर जीना बेहद गुस्से में आ गई। वो दुखी थी कि उसने इतनी दौड़ भाग की, लेकिन उसके पिता ने उसकी तकलीफ तक नहीं पूछी। जीना ने जोर से बोल दिया ताकि सब सुन ले। छोटे भाई ने उसे बाहर ले जाकर शांत कराने की कोशिश की। बाहर उसने जीना से जिन के स्वभाव के बारे में पूछा। जीना की नजरों में जिन एकदम परफेक्ट थी, अच्छी नौकरी, अच्छा करियर। लेकिन छोटे भाई का मानना था कि जिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी दिखती थी। उसने अपने परिवार से बहुत कुछ छिपाया था। उसने अपना फोन निकाला और जिना को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में एक लड़की भड़काऊ कपड़े पहनकर लाइव स्ट्रीम पर कामुक अंदाज में नाच रही है। जिना दंग रह गई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिन थी। असल में ये उसकी बहन का वो काला सच था जिसे वो इतने समय से छिपा रही थी। लेकिन जिना को यकीन था कि इसके पीछे कोई मजबूरी जरूर रही होगी, क्योंकि जिन जैसी अमीर लड़की को पैसों के लिए अपने शरीर के प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। सच्चाई जानने के लिए पहले जिन को ढूंढना जरूरी था। उसी समय किसी और जगह ये लाइव स्ट्रीम पड़ोसी की बहन ने भी देख लिया। उसने तिरस्कार में हंसते हुए कहा, तो जिन ऐसे निकली। वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने इस राज का घमंड करने लगी। उसने ये तक कह दिया कि इस वीडियो को पूरे विला में फैलाकर सबको दिखाएगी। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकना चाहता था, क्योंकि जिन अब लापता है और अगर परिवार को ये सब पता चला तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन वो लड़की किसी की नहीं सुन रही थी। उसने वीडियो को पूरे अपार्टमेंट में फैला दिया। जिन्होंने भी वीडियो देखा वो चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगे, अरे ये तो वैश्या निकली और दिखती कितनी मासूम थी। पड़ोसियों की गालियां जल्दी ही प्रेसिडेंट के कानों तक पहुंच गई। सब लोग चाहते थे कि जिन का परिवार विला से निकाल दिया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट चुप रही। थोड़ी देर बाद एक छोटे बालों वाली लड़की प्रेसिडेंट से मिलने आई। वो निजी तौर पर बात करना चाहती थी, तो सबको बाहर भेज दिया गया। उस पल छोटे बालों वाली लड़की ने अचानक प्रेसिडेंट के चेहरे पर तमाचा मारने लगी। अजीब बात ये थी कि प्रेसिडेंट ने कोई पलटवार नहीं किया।
वो लड़की उस पर चिल्लाई, रोज विला में मौतें हो गई और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मेरी योजना पर असर पड़ रहा है। अब प्रेसिडेंट और चुप नहीं रह सकी। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कुतिया नहीं हूँ। छोटे बालों वाली लड़की फिर से थप्पड़ मारने बढ़ी, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ने पलटवार किया। उसने उसके बाल पकड़ लिए और सख्ती से चेतावनी दी, चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी हो, पर मैं तुम्हें पल भर में सबक सिखा सकती हूँ। फिर उसने उस लड़की के चेहरे पर पानी फेंका और उसे धक्का देकर भगा दिया। छोटे बालों वाली लड़की गुस्से से तिलमिलाती हुई वहां से निकल गई। इसी बीच पुलिस पोस्टमार्टम कर रही थी। पागल औरत के मुंह से उन्हें एक चाबी मिली। फोरेंसिक डॉक्टर ने कैप्टन जांग को रिपोर्ट दी। उसने बताया कि औरत पानी की टंकी में गिरकर डूबी थी। उसकी हत्या नहीं की गई थी और न ही उसे मारा गया था। डॉक्टर ने वो चाबी कैप्टन जांग को लौटा दी। साथ ही ये भी पुष्टि की कि औरत ने खुद ही वो चाबी निकली थी, किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह में नहीं डाला था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस पागल औरत ने जिन का कोट पहना था और उस पर जिन का डीएनए भी मौजूद था। कैप्टन जांग उलझन में पड़ गया कि इन सब बातों का केस से क्या संबंध हो सकता है। फॉरेंसिक डॉक्टर ने कहा कि उसका काम सिर्फ पोस्टमार्टम तक का है, बाकी जांच पुलिस का काम है। इतना कहकर वो जल्दी से चला गया और कैप्टन जांग सोच में डूबा खड़ा रह गया। फिर उसने वो चाबी चश्मे वाले पुलिसकर्मी को दे दी और कहा कि इसका ताला ढूंढे। पुलिस के जाने के बाद जिन्ना वापस उसी जगह पर आई। वहां उसे अपनी बहन का हार मिला, जो शायद उस पागल औरत की टंकी में गिर गया था। अचानक पीछे से कोई आया। वो और कोई नहीं बल्कि पार्क था। जिन्ना उसे एक तरफ ले गई और बातें करने लगी। उसने वो हार दिखाया और कहा कि ये उसकी माँ की निशानी है, जो जिन के पास हमेशा रहती थी। हार पर निशान साफ दिख रहे थे कि इसे किसी ने जबरदस्ती खींचा है। जिन को याद आया कि वो पागल औरत पहले भी उसका हार छीनने की कोशिश कर चुकी थी, तो उसने अंदाजा लगाया कि जिन का हार भी शायद उसी औरत ने छीना था। जिन्ना को यकीन था कि वो औरत जिन के बारे में जरूर कुछ जानती थी, लेकिन अब उसके मर जाने से सब धुंधला हो गया। जिन्ना को बेहद लाचारी महसूस हुई। तभी उसे याद आया, उसने कॉर्पोरल पार्क को जिन का डांस वाला वीडियो दिखाया, लेकिन पार्क ने माना ही नहीं कि वीडियो में दिख रही लड़की जिन है। वो जिन्ना को लेकर हैकर के पास पहुंचा। वीडियो को गौर से देखकर उसने भी कहा कि ये जिन नहीं है, असल में ये एक डीप फेक वीडियो है। जिन के चेहरे को किसी और वीडियो पर चिपकाया गया है। इतनी चालाकी से किया गया है कि अगर वो ध्यान से न देखते तो खुद भी धोखा खा जाते। जिन्ना हैरान थी कि ऐसा किसने किया होगा, उसका मकसद क्या था। हैकर ने कंधा उचकाकर कहा उसे भी नहीं पता, लेकिन कॉर्पोरल पार्क ने कहा कि ये गंभीर अपराध है। किसी की इज्जत को इस तरह ठेस पहुंचाना कानूनन 7 साल की सजा तक दिला सकता है। हैकर को इस तरह के मामलों का काफी अनुभव था। शाम को जिन्ना अपने घर लौटी। उसे पता था कि एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मसाज सर्विस भी चलाती है। वो वहां आराम करने और साथ ही विला के बारे में और जानकारी जुटाने पहुंची। शुरू में प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, लेकिन जब जिन्ना ने दुगना पैसे देने का वादा किया तो वो तुरंत मान गई। प्रेसिडेंट उसे मसाज रूम ले गई। वहां पड़ोसी हाल में हुई हत्या के बारे में गपशप कर रहे थे। किसी ने कहा कि इस मौत से सबसे ज्यादा फायदा चार्ली को होगा, क्योंकि पागल औरत के पास काफी जायदाद थी, जिसमें रोज विला भी शामिल है। प्रेसिडेंट ने जिन्ना से कहा कि मसाज के लिए कपड़े उतारे। जिन्ना झिझकी और सिर्फ अपने कंधे तक खोले। प्रेसिडेंट ने उसके दबाव बिंदु पर हाथ रखा ताकि उसे आराम मिले। मसाज के बाद जिन्ना अपने कमरे में लौटी और सोने चली गई, लेकिन तभी ऊपर वाले फ्लैट में फिर से उस जोड़े की जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। अचानक गलियारे में एक काले कपड़ों वाला आदमी प्रकट हुआ। उसने जिन्ना के कमरे के बाहर लगे कैमरे पर धुआं छिड़क दिया। फिर वो घर के भीतर घुस गया और कुछ ढूंढने लगा। गलती से उसने आवाज कर दी, जिससे जिन्ना की नींद खुल गई। काले कपड़े वाले आदमी ने तुरंत चाकू निकालकर जिन्ना को दबोच लिया। वो लैपटॉप ढूंढने लगा और जिन्ना को मजबूर किया कि वो उसे सौंप दे, लेकिन जिन्ना ने चतुराई दिखाई और लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये देखकर आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और जिन्ना की बेरहमी से पिटाई करने लगा। उसने तो जिन्ना का गला दबाकर लगभग उसे मार ही दिया था। जिन्ना बेहोश हो गई और वो उसे घसीटकर बाथरूम में ले गया। जब जिन्ना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव बंधे हैं और टब में लगातार पानी भर रहा है। जिन्ना ने पूरी ताकत से छटपटाते हुए मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। उधर वो काले कपड़ों वाला आदमी नीचे पहली मंजिल पर गया ताकि गिरे हुए लैपटॉप को उठा सके, लेकिन जब उसने देखा
कि वो तो जीना का लैपटॉप है तो वो बेहद निराश हो गया। उसे असल में जिन का लैपटॉप चाहिए था, लेकिन यहाँ जीना ने चतुराई दिखाई। इस बीच कॉर्पोरल पार्क एक महिला पुलिस अधिकारी से मिलने पहुंचा, जिसे डिमोशन देकर ट्रैफिक पुलिस बना दिया गया था। वो इस समय गुंडे की शराब की जांच कर रही थी, लेकिन वो गुंडा उसे परेशान करने लगा। महिला पुलिस ने तुरंत बंदूक निकालकर उसे काबू में करने की कोशिश की। उसे पता भी नहीं था कि पास ही कॉर्पोरल पार्क खड़ा है। पार्क दौड़ कर आया और गुंडे और उसके आदमी को दबोच लिया। उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए सख्ती दिखाई। पार्क ने गुंडों से शराब जांच कराने को कहा और चेतावनी दी कि अगर वो विरोध करेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसे थाने ले जाया जाएगा। इसी बीच पार्क को जीना की मदद का कॉल मिला। फिर वो तुरंत वहां से निकल पड़ा। उधर जीना रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो किसी तरह कमरे से बाहर निकल आई। जब काले कपड़ों वाला आदमी लौटा और जीना को गायब पाया तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन सौभाग्य से पार्क जीना तक पहले पहुंच गया। उसने उसे कोट पहनाया और कार तक ले गया। जीना अस्पताल नहीं जाना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके परिवार को चिंता हो, इसीलिए पार्क उसे अपने घर ले गया। जैसे ही वो घर पहुंची, जीना ने नहाने की जिद की। कॉर्पोरल पार्क असमंजस में पड़ गया और चुपचाप सुपरमार्केट चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि जीना को क्या चाहिए, तो उसने महिलाओं का सारा सामान उठा लिया। जब जीना ने ये सब देखा तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि बचपन से अब तक ना तो उसके परिवार ने और ना ही उसके प्रेमी ने कभी उसकी इतनी परवाह की थी। लेकिन पार्क के लिए ये सब सामान्य था। उसका मानना है कि औरतों को ये देखभाल मिलनी चाहिए। इसके बाद पार्क ने जीना से उसका लैपटॉप पासवर्ड मांगा और कहा कि वो जांच करेगा। जीना सो गई। अगली सुबह भी पार्क नहीं लौटा। असल में वो पूरी रात चुपचाप गार्डन में पौधों की देखभाल करता रहा। सुबह जीना भी मदद करने बाहर आई। पार्क ने उसे सिखाया कि पौधों को पानी में उगाया जा सकता है। जीना ने चाहा कि वो भी पेड़ जैसी होती, जो नया जीवन पाने के लिए बस जगह बदल लेते हैं। पार्क ने समझाया कि इंसान भी ऐसा कर सकते हैं। नई जगह जाकर जीवन की नई शुरुआत की जा सकती है। लेकिन जीना अब भी निराशा से भरी है। उसका मानना है कि इंसान पेड़ जैसा नहीं हो सकता। पेड़ की टूटी शाखा काट कर वो फिर से बढ़ सकता है, लेकिन इंसान की बदनसीबी जीवन भर उसका पीछा करती है। यह सुनकर पार्क ने बात बदल दी। उसने पूछा कि पौधों को कहाँ रखा जाए। जीना ने उसकी मदद की और पौधों को टेबल पर रख दिया। तभी पार्क को एक फोन आया। वही महिला पुलिस अधिकारी थी जिसने जिन के लैपटॉप की जांच की थी। उसने बताया कि जिन पर सबसे ज्यादा नजर महिला एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रख रही थी। वो बार बार जिन के कमरे पर जाती, लेकिन जिन दरवाजा नहीं खोलती थी। दरअसल जिन ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें प्रेसिडेंट का राज छिपा था। प्रेसिडेंट ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने ये रिपोर्ट भेजी तो वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगी और जिन खुद मुसीबत में फंस जाएगी। लेकिन जिन डरी नहीं और अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने प्रेसिडेंट को दरवाजे से लौटा दिया। वर्तमान में लौटते हुए कॉर्पोरल पार्क ने जीना को घर पहुंचा दिया। अचानक जीना का बॉयफ्रेंड भी उससे मिलने आ गया। जीना के पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो रिश्ता बनाए रखना चाहता था। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातें करने लगे। जीना ने उसकी इज्जत रखने के लिए कहा कि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उल्टा जीना पर आरोप लगाने लगा कि वो किसी और आदमी के साथ घूम रही है। जीना ने बिना झिझके उसके राज खोल दिए। उसने बता दिया कि जब वो दूर थी तो वो किसी दूसरी लड़की के साथ सोया था। लड़का सफाई देने की कोशिश करता रहा, पर जीना गुस्से में वहां से निकल गई। उधर पार्क थाने पहुंचा और पिछली रात के घुसपैठ की रिपोर्ट कैप्टन जांग को दी। पार्क को शक है कि यह काले कपड़ों वाला आदमी जीन के अपहरण से जुड़ा हो सकता है, लेकिन कैप्टन जांग ने पूरी बात सुने बिना ही उसे डांट दिया। उसने कहा कि टीम 1 के मामले में उसे दखल देने की इजाजत नहीं है। फिर भी कॉर्पोरल पार्क ने झुककर अनुरोध किया कि जीना के घर किसी को जांच के लिए भेजा जाए। कैप्टन ने अपने आदमियों को तुरंत भेज दिया। पार्क जब अपने डेस्क पर लौटा तो महिला पुलिस अधिकारी ने उसे जिन के कंप्यूटर से मिली एक तस्वीर भेजी। साथ बैठा एक सहकर्मी उस तस्वीर को देखकर चौंक गया। उसने पहचाना कि ये टावर ऑफ हेवन की फोटो है, जो एक खतरनाक कल्ट से जुड़ी है। सहकर्मी की मदद से पार्क एक धर्म विशेषज्ञ प्रोफेसर से मिला। प्रोफेसर ने बताया कि टावर ऑफ हेवन एक ऐसी जगह है जहां अनुयायी पाप से मुक्ति मांगने आते हैं। सन 2000 में ये पंथ कोरिया में आया था और धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। इसके अनुयायी अक्सर अजीब और खतरनाक हरकत करने लगे। वे एक नेता की पूजा करते थे जो खुद को भगवान का प्रतिनिधि बताता था, लेकिन वास्तव में
वो एक शैतान जैसा इंसान था। कोई भी अनुयायी उस नेता के विरुद्ध काम करने की हिम्मत नहीं करता था। उसके साथ हमेशा एक चालाक महिला सहायक रहती थी। बाद में सरकार ने इस पंथ को खत्म कर दिया और सारे अनुयायी को पकड़ लिया गया। सिर्फ वो एक महिला सहायक बच निकली जो और भी चालाक और खतरनाक थी। असल में उस नेता का नाम था हान होंगजू। कॉर्पोरल पार्क को लगा कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। इसी बीच कैप्टन जांग जीना के घर पहुंचे जांच के लिए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बाथरूम पहले से साफ कर दिया गया है। सब बड़े हैरान थे। तभी बैल्कनी से आवाज आई। जीना ने खिड़की खोली और देखा उसकी बहन कुछ गलत करने जा रही है। घबराकर जीना ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन तभी जिन ने धीरे से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। जीना को सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की गुहार लगाई। कुछ ही देर में जिन को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया गया। विला के सारे लोग तमाशा देखने जुट गए। कैप्टन जांग रिपोर्टर्स की नजरों से बचने के लिए अपने आदमियों को जल्दी ही वहां से ले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आई कि जिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर उसका भाई टूट गया। जीना घर में छिपकर रोने लगी। उसने अपनी आंखों के सामने बहन को जाते देखा और वो कुछ भी नहीं कर सकी। ऊपर से बहन के आखिरी शब्द, सब तुम्हारी गलती है, उसे अंदर तक तोड़ गए। कॉर्पोरल पार्क घर के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन जिना ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो चुपचाप चला गया। अगले दिन चार्ली खुद थाने आ गया और कबूल किया कि वही अपहरण करता है। दरवाजे पर उसकी मुलाकात कॉर्पोरल पार्क से हुई। वो जानना चाहता था कि वो क्या कहने वाला है। उसने महिला पुलिस अधिकारी से कहा कि वो टीम 1 में जाकर पूरी जानकारी ले। पार्क ने कहा कि आज का खाना उसकी तरफ से है, ताकि वो इनकार न कर सके। फिर पार्क जल्दी से वहां से निकल गया। शाम को वो जीना के लिए खाना लेकर घर पहुंचा। जीना अब भी टूटी हुई है। वो बार बार सोच रही है, आखिर बहन ने क्यों कहा कि ये उसकी गलती है। कॉर्पोरल पार्क ने उसे दिलासा दिया। उसका मानना था कि इस घटना के पीछे जरूर कोई छिपा सच है। उसने वादा किया कि वो जीना को सच ढूंढने में मदद करेगा। इसी बीच महिला पुलिस कर्मचारी चश्मा पहनने वाले पुलिस अफसर के पास गई और उसे जांच की प्रगति के बारे में पूछा। पुलिस वाले ने बिना झिझक सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि आज चार्ली खुद थाने आया था और कबूल किया कि उसने ही जीना के अपमानजनक वीडियो ऑनलाइन डाले थे, लेकिन असलियत ये थी कि वो सारे वीडियोस एडिटेड थे। चार्ली पर झूठ फैलाने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ली की मां के केस में जब कैप्टन जांग ने चश्मे वाले पुलिस वाले को ताला ढूंढने भेजा, तो उसने चाबी को विला की हर ताली में लगाने की कोशिश की, पर नतीजा ये निकला कि कोई भी ताला उस चाबी से नहीं खुलता। निराश होकर उसने वो चाबी सबूत वाले कमरे में रख दी और उसे बेकार का सबूत मान लिया। इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस कर्मचारी ने उससे वो चाबी मांग ली और वादा किया कि वो खुद उस मुश्किल ताले को ढूंढ लेगी। चश्मे वाले पुलिस ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत उसे चाबी थमा दी। उधर जीना अस्पताल पहुंची अपने पिता से मिलने। उसके चेहरे का भाव देखकर पिता समझ गए कि जिन के साथ कुछ बुरा हुआ है। जीना ने कुछ छिपाया नहीं और बता दिया कि उसकी बहन ने अपनी जान ले ली। ये सुनकर पिता का दिल टूट गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। ये सच था कि जिन ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि किसी ने उसका गला घोंट दिया था। कातिल ने उसे ऐसे सजाया जैसे उसने खुद की जान ली हो। फॉरेंसिक डॉक्टर ने यह भी बताया कि जिन के सर के पीछे चोट का निशान था, पर मौत का कारण वो नहीं था। चश्मे वाले पुलिस सोच में पड़ गया। इतनी बड़ी औरत को फांसी पर लटकाना आसान नहीं होगा। जरूर कातिल की मदद किसी और ने की होगी। कैप्टन जांग ने यह सुना और समझ गया कि मामला बहुत उलझा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि जीना ने जो ब्रा जीन को दिया था वो कोई कस्टम मेड चीज नहीं थी, बल्कि होटल के वीआईपी गेस्ट के लिए गिफ्ट था। इसका मतलब ये था कि जीना ने झूठ बोला और किसी को फंसाने की कोशिश की, और ये पहली बार नहीं था। 3 साल पहले उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी लापता हो गया था और बाद में उसकी लाश झील से मिली थी। कैप्टन जांग को शक हुआ कि असली समस्या जीना ही है। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि जिस दिन जीन गायब हुई उस दिन जीना की एलिबाई की जांच करो। उधर जिन का अंतिम संस्कार चल रहा था। कई लोग श्रद्धांजलि देने आए क्योंकि जिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड रह चुकी थी। जिना के होटल वाले सहकर्मी भी आए थे। उन्होंने जीना को बताया कि पुलिस उसके बारे में होटल आकर पूछताछ कर रहे थे और उसे चेतावनी दी कि अच्छा होगा कि वो होटल वापस ना आए, क्योंकि मैनेजर उसे परेशान कर सकता है। जीना ने उनका शुक्रिया अदा किया।
इस बीच महिला पुलिस कर्मचारी ने कॉर्पोरल पार्क को सब कुछ बता दिया जो उसने चश्मे वाले पुलिस वाले से सुना था। पार्क को पता चला कि चार्ली ने ही जीन की अश्लील वीडियोस सोशल प्लेटफॉर्म में डाली थी, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया गया। गुस्से में पार्क सुपरमार्केट पहुंचा और वहां उसने उसकी पिटाई कर दी। उसे पता है कि इस हरकत की वजह से उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, पर वो चार्ली जैसे आदमी को बख्श नहीं सकता। गुस्सा निकालकर पार्क जीना के पास पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे से बात करके दिल का बोझ हल्का किया। जीना की हालत देखकर पार्क को यकीन हो गया कि वो सच में अपनी बहन से प्यार करती थी। जीना ने भी उस पर भरोसा जताया और उसके कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। पार्क के अब तक के सारे काम उसके विश्वास के लायक थे। रात को 12 बजे जब चार्ली सुपरमार्केट बंद करने वाला था, वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने अपने दोस्त को फोन किया और बताया कि आज उसकी बुरी पिटाई हुई और दुकान भी सुस्त चल रही है। चार्ली ने ख्वाहिश जताई कि काश कोई कॉर्पोरल पार्क से बदला ले ले। उसी वक्त सुपरमार्केट में एक काली परछाई दिखाई दी। उस आदमी ने बिना कुछ बोले सीधे चाकू से उस पर वार कर दिया और वहीं चार्ली की हत्या कर दी। अगले दिन पुलिस मौके पर पहुंची। वहां खून के कई धब्बे थे, लेकिन ना तो लाश मिली और ना ही हत्या का हथियार। कॉर्पोरल पार्क भी अंदर जांच करने गया। वो सोचने लगा कि आखिर कातिल लाश लेकर कहां गया होगा। इस बीच जीन का दाह संस्कार हो चुका था। सभी रोए, सिर्फ जिना की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उसके पिता ने जिना से सवाल किया कि उसकी बहन मर गई है और वो रो नहीं रही। जिना चुपचाप ठंडी बनी रही, जिससे उसके पिता गुस्से से भर गए। घर लौटने के बाद जिना ने किसी से विदा नहीं ली और सीधे रोज विला छोड़कर चली गई। उसका छोटा भाई उसे रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। अचानक जिना को कैप्टन जांग का फोन आया। उसने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वो जांच में सहयोग कर सके। जिना खुद ही मान गई। इंटरोगेशन रूम में कैप्टन जांग ने सीधे मुद्दे पर बात की। उसने रिश्तेदारों को शक से बाहर किया और अब जीना को ही सबसे बड़ा संदिग्ध मान लिया। कैप्टन जांग ने सुना था कि जीना झूठ बोलने और बहस करने में तेज है, इसीलिए उसने सवाल पूछे और जीना ने बिना पलक झपकाए जवाब दिए। कैप्टन ने सबूत के तौर पर जीन की ब्रा निकाली। ये वैसी कस्टम मेड चीज नहीं थी जैसा कि जिना ने कहा था। उसने पूछा कि जिना ने झूठ क्यों बोला और किसी को फंसाने की कोशिश की। जिना ने जवाब दिया कि वो बहन को ढूंढने की जल्दी में थी, इसीलिए तुरंत किसी पर भी शक जताना चाहती थी। कैप्टन जांग ने अगला सवाल किया, जिस दिन जीन का अपहरण हुआ उस दिन उसका एलिबाई क्या है। जिना ने बताया कि उस दिन वो काम पर गई थी, फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिली और शॉपिंग की और रात को 9 बजे करीब कमरे में लौटी। लेकिन कप्तान की गणित के हिसाब से उसके पास इतना वक्त था कि वो ट्रेन से बुसान से सियोल जा सकती थी और बहन का अपहरण भी कर सकती थी। इसके अलावा जिना ने जीन की पहचान का इस्तेमाल कर डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया था। कैप्टन जांग ने शक जताया कि जिना अपनी बहन की जगह लेना चाहती थी। जीन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि वो अकेले अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकती। तब कैप्टन ने बताया कि अपहरण करने वाले के पास एक साथी था और उसने जिना की कहानी समझानी शुरू की। पहला कातिल अपहरण के बाद क्राइम सीन को फिर से सेट करने वापस आया, इसीलिए जिना ने होटल से छुट्टी ली और घर आकर सब तैयार किया। इस तरह वह पहली थी जिसने सीन को देखा। दूसरा, जरूर जिना ने उस पागल कातिल के किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया होगा जो बिल्लियों को मारने का शौकीन था, इसीलिए घर में बिल्ली के खून के निशान छोड़े गए ताकि शक उसी पर जाए। तीसरा, सबूत मिटाने के लिए जिना ने अपने पिता को उकसाया कि वो कैंपर में जाकर उस कातिल के मामले को संभाले और आखिर में जिना ने खुद को ही शिकार बनाया ताकि उस पर कोई शक न करे। उसने अपने साथी से कहा कि उसके कमरे में हमला करने का नाटक करे। अगर सचमुच काले कपड़ों वाला आदमी कोई हत्यारा होता तो जिना अब तक जिंदा नहीं होती। कैप्टन जांग को शक हुआ कि कातिल इतनी आसानी से कमरे में अंदर बाहर कैसे हुआ जब तक कि वो घर का ही कोई ना हो। सारी तैयारी देखकर ये केस एक परफेक्ट ड्रामा जैसा लग रहा था। कैप्टन ने जिना के बॉयफ्रेंड की मौत का जिक्र भी किया। उसने पूछा कि क्या 3 साल पहले का हादसा भी उसी ने प्लान किया था। जांच में सामने आया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड तैराक था, यानी स्विमर था, तो फिर वह डूबकर कैसे मर सकता है। ये सुनकर जिना का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अजीब सा तीखापन आ गया। कैप्टन जांग ने कहा कि वो हर हाल में सच ढूंढ निकालेगा। उस दिन की पूछताछ यहीं खत्म हुई। जिना पुलिस स्टेशन से बाहर निकली।
रिपोर्टर ने उसे चारों तरफ से घेर कर सवाल करने लगे, लेकिन उसमें अब जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। उसी समय पार्क दौड़ कर आया और उसका सहारा बना। अब सिर्फ वही है जो जिना पर भरोसा करता है। शाम को कैप्टन जांग को एक और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में लिखा है कि जिन के शरीर पर NPK 12 केमिकल फर्टिलाइजर मिला है। ये एक हाई क्वालिटी खाद होती है जो पौधों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिन के नाखूनों के अंदर कुछ संडियो बीज भी पाए गए हैं। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम कैपेंसिस है, लेकिन जिन के कमरे में ऐसा कोई पौधा नहीं पाया गया था। कैप्टन ने सोचा कि अगर इन चीजों का सोर्स पता चल जाए तो ये केस की बड़ी कुंजी बन सकता है। अचानक चश्मा पहनने वाले पुलिस कर्मचारी को याद आया कि जिना जब जिन के नाम से डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करती थी तो उसे अक्सर चैट करने वाला भी अपना नाम कैपेंसिस लिखता था। कैप्टन जांग को शक हुआ कि वही शख्स जिना का साथी हो सकता है। उसने पुलिस कर्मी को आदेश दिया कि सारी चैट हिस्ट्री निकालो और पता लगाओ कि ये कैपेंसिस असल में कौन है। अगली सुबह महिला पुलिस कर्मचारी चाबी लेकर अपार्टमेंट पे घूमती रही, लेकिन कोई भी ताला उस चाबी से मेल नहीं खाया। उसे लगा कि शायद ताला बदल दिया गया हो। फिर भी उसने ठान लिया कि वो उसे ढूंढ कर रहेगी। वो सीधे रेसिडेंट एरिया के कूड़े के ढेर पर गई। वहाँ के मालिक ने उसे वो जगह दिखाई जहाँ रोज विला के लोग पुरानी चीजें फेंकते हैं। महिला पुलिस कर्मी सुबह से रात तक खोजती रही, मन ही मन प्रार्थना करती रही कि कुछ मिले। आखिरकार उसकी दुआ कबूल हुई। उसे एक डोर नॉब मिला जो उस चाबी से बिल्कुल मेल खा रहा था। उसने तुरंत उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाकर फिंगरप्रिंट की जांच करवाई। थोड़ी देर बाद उसे कैप्टन का फोन आया। वो भागकर बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंची जहां सभी लोग इकट्ठा थे। पता चला कि टीम 2 का कैप्टन भी गुपचुप केस की जांच कर रहा था और उसने भी वही सुराग पाया कि अपराधी पौधों से जुड़ा हो सकता है। संजोग से कॉर्पोरल पार्क पौधों का अच्छा जानकार था। वो बैठकर लंबे समय तक पौधों पर बातें करता रहा। टीम 2 के कैप्टन को अब शक होने लगा कि पार्क और जीना आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों काफी करीब लग रहे थे। शराब पीने के बाद कॉर्पोरल पार्क रोजविला गया, लेकिन उसे याद आया कि जीना तो वहां से चली गई है। उसने कॉल किया, लेकिन जीना ने फोन नहीं उठाया, तो उसने जीना के लिए वॉइस मैसेज छोड़ दिया, लेकिन ये मैसेज गलती से उसके बॉयफ्रेंड ने सुन लिया। वो तुरंत पार्क का पीछा करने लगा। बिल्डिंग नंबर 118 और 119 तक पहुंचा। उसके बाद वो लौट कर नहीं आया। अगली सुबह कैप्टन जांग को एक नोटिस मिला। उसमें लिखा था कि कैपेंसिस का असली नाम पार्क होंगजून है। वो 1965 में पैदा हुआ था। उसने नकली पहचान का इस्तेमाल करके जीना से चैट की थी, यहाँ तक कि उसका पता भी फर्जी निकला। असल में पार्क होंगजून 15 साल पहले गायब हो गया था और अब अचानक वापस आ गया। कैप्टन जांग को यह चमत्कार जैसा नहीं लगा। उसने सोचा कि जरूर किसी ने उसकी पहचान चुराई और रोजविला में छिपकर ये सब कर रहा है। उसने आदेश दिया कि रोजविला में कोई पार्क होंगजून नाम का है या नहीं, इसकी जांच की जाए। उसी समय जीना को अपने छोटे भाई का फोन आया। उसने बताया कि पिछली रात उसका बॉयफ्रेंड घर आया था। जीना फार्मेसी गई ताकि उसे समझा सके कि अब उसे परेशान ना करे, लेकिन उस दिन उसका बॉयफ्रेंड काम पर नहीं आया। मजबूर होकर जीना ने उसे मैसेज भेजा। उसे पता भी नहीं था कि उसका फोन अब कॉर्पोरल पार्क के पास है। वो फोन जिस कमरे में था वहां चारों ओर हरे भरे पौधे लगे हैं, लेकिन अंदर से दबी दबी मदद की आवाजें आ रही है। असलियत यही थी कि कॉर्पोरल पार्क एक विकृत मानसिकता वाला इंसान निकला। उसका मानना था कि जिना की सारी परेशानियां जिन की वजह से थी। जिन हमेशा चाहती थी कि जिना उसकी तरह परफेक्ट बने, क्योंकि दोनों बहनों के बीच तालमेल नहीं था। कॉर्पोरल पार्क ने जिन का अपहरण किया और उसे इस पौधे से भरे कमरे में कैद कर दिया। इसी बहाने जिना फिर से रोजविला लौट आई। कॉर्पोरल पार्क ने जिना के कमरे के सामने वाली बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया ताकि वो रोज उसकी हरकतों पर नजर रख सके। पिछली रात जब पार्क अपने कमरे में लौटा तो जिना का बॉयफ्रेंड उसका पीछा करते हुए सीधे 11वीं मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस उसे वहीं कमरे में खींच लिया गया और कैद कर दिया गया। उधर महिला पुलिस कर्मचारी इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंची। वो डोर नॉब पर मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट पूछने आई थी, लेकिन नतीजा देखकर वो दंग रह गई। वो फिंगरप्रिंट कॉर्पोरल पार्क का निकला। महिला पुलिस कर्मी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा यहाँ जरूर कोई गलती हुई है। उसे यकीन है कि कॉर्पोरल पार्क अपराधी नहीं हो सकता। उसने ठान लिया कि वो टीम 2 के कैप्टन से मिलेगी, लेकिन उसी दिन कैप्टन का चेहरा भी अजीब सा था।
मानो वो सब कुछ पहले से जानता हो। जैसे ही महिला पुलिस कर्मचारी ने इस बारे में उसे बताया, कैप्टन ने तुरंत बाकी सभी पुलिस वालों को बाहर भेज दिया। उसने धीरे से समझाया, तुम इस केस में और मत पड़ो, इसे टीम 1 को संभालने दो। मैं अपने ही आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। महिला पुलिसकर्मी अभी बस यही उम्मीद कर सकती थी कि कॉर्पोरल पार्क अपराधी ना निकले। कैप्टन ने आगे कहा, अगर सच यही निकला तो तुम्हें जाकर कॉर्पोरल पार्क को समझाना होगा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन महिला अपनी जगह अड़ी रही। उसने कहा कि कॉर्पोरल पार्क दोषी नहीं है, वो उसे सीधे मिलकर सच्चाई जानना चाहती है। इसी बीच कैप्टन जांग की टीम को खबर मिल गई। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, रोज विला में सचमुच एक शख्स पार्क होंगजुन के नाम से रह रहा है। उसने लगभग 5 साल पहले बिल्डिंग नंबर 118 में रूम नंबर 1104 किराए पर लिया था। ये सुनकर कैप्टन जांग बेहद खुश हुआ और तुरंत एक टीम भेज दी। इसी समय जिना का बॉयफ्रेंड कॉर्पोरल पार्क से अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहा था। साथ ही जिना की बुराई भी करता जा रहा था। वो बोला, जिना तुम्हारी सुरक्षा के लायक नहीं। वो एक चालाक लड़की है जो बस मासूम बनने का नाटक करती है और झूठ बोलना जानती है। लेकिन पार्क जिना से प्यार करता था। उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पलटकर सवाल किया, अगर तुम खुद जिना का फायदा उठाने नहीं आए थे तो क्या आज यहाँ बैठे होते? जिना का बॉयफ्रेंड फिर भी जिना को गालियां देता रहा। पार्क और गुस्से में आ गया और उसे वही खत्म करने वाला था कि तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। कॉर्पोरल पार्क समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। वो तुरंत वहां से भाग गया। पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हो गई। कैप्टन जांग ने अपनी टीम बांट दी। कुछ लोग इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भेजे गए। वहीं अचानक उनका सामना पार्क से हो गया, जो काले मास्क में बिल्कुल उसे अपराधी जैसा लग रहा था। पार्क ने फुर्ती से पुलिस वालों को चकमा दिया और भाग निकला। कैप्टन जांग खुद कमरा नंबर 1104 में पहुंचा। वहां उसने जिना के बॉयफ्रेंड को बंधा हुआ पाया। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, इसे खोलो। जिना का बॉयफ्रेंड हाफते हुए बोला, मुझे जिसने पीटा वो अभी अभी भागा है। कैप्टन जांग ने तुरंत अपनी सब टीम से संपर्क किया, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट पर भेजी गई टीम का कोई जवाब नहीं आया। वो वहां पहुंचा तो देखा कि सभी पुलिस वाले जमीन पर गिरे पड़े हैं। दूसरे पुलिसकर्मी ने जिना के बॉयफ्रेंड को अस्पताल पहुंचाया। उधर कैप्टन जांग वापस कमरे में आया और तलाशी ली। उसे वहां दूरबीन मिली, जिसे जिना के कमरे नंबर 809 पर नजर रखी जाती थी। साथ ही वायर टेप भी मिला। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई कि अपराधी का पता हो गया है। कैप्टन जांग ने तुरंत आदेश दिया, फटाफट तलाश जारी रखो और एक टीम को जिना के घर भेजो। सचमुच जिना के कमरे में भी एक वायर टेप लगाया हुआ मिला। पुलिस थाने लौटी और जिना के बॉयफ्रेंड का बयान लिया। उसने साफ कहा, अपराधी वही पुलिसकर्मी है जो जिना के साथ रहता था। उसने कॉर्पोरल पार्क की फोटो देखकर पुष्टि भी कर दी। कैप्टन जांग हैरान रह गया। अचानक एक पुलिस वाला भागता हुआ आया और बोला, महिला पुलिसकर्मी ने मदद मांगी है। लोकेशन है कॉर्पोरल पार्क का घर। कैप्टन जांग तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो अभी के अभी वहां पहुंचो। उधर महिला पुलिसकर्मी ने कॉर्पोरल पार्क पर बंदूक तान दी। उसने समझाया, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पार्क ने उसे एक आखिरी बार गुजारिश की, मुझे एक बार उस जरूरी इंसान से मिलने का समय दो। महिला पुलिसकर्मी असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, कैप्टन को तुम्हारी हालत पता है, वो भी चाहते हैं कि तुम्हें सुधार का मौका मिले, लेकिन पार्क को तो बस एक औरत की परवाह थी, अपने साथियों की नहीं। पुलिसकर्मी ने बंदूक नीचे कर दी और उसे जाने दिया। पार्क ने जाते जाते कहा, कैप्टन से मेरी ओर से माफी मांग लेना, और फौरन घर से निकल भागा। पुलिस तुरंत अंदर घुसी और उसे देख लिया। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन कॉर्पोरल पार्क फुर्ती से भाग निकला। पुलिस उसके पीछे दौड़ी, मगर कुछ देर बाद भी उसे पकड़ नहीं पाई। वो सड़क पर भाग ही रहा था कि अचानक कैप्टन पार्क की गाड़ी से जा टकराया। अब चारों तरफ से घिर चुका था, तो उसने चश्मा पहने वाले पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया। उसने हद पार करते हुए अपने ही साथियों पर गोलियां चलाई और फिर उस पुलिसकर्मी को सबके सामने फेंक दिया। इसके बाद वो जंगल की ओर भागा। कैप्टन जांग गुस्से में उसके पीछे भागा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। पुलिस से बचकर पार्क उस हैकर के पास पहुंचा। उससे कहा, मुझे ऐसा फोन दो जिसे ट्रैक ना किया जा सके। ट्रैकर कुछ समझ नहीं सका, फिर भी तैयार हो गया, लेकिन कॉर्पोरल पार्क ने उसकी नई खरीदी कार भी चुरा ली। जब तक हैकर को एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। असल में उस कार में पहले से ट्रैकर लगा था। ये उस हैकर और बिल्डिंग वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की चाल थी।
वो कॉर्पोरल पार्क और जीना को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उधर जीना गहरी सोच में डूबी थी। अचानक उसे महिला पुलिस कर्मचारी का फोन आया। उसने जीना से कहा, पार्क अब शायद सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनेगा, तुम उसे आत्मसमर्पण के लिए मनाओ। ये सुनकर जीना तुरंत ट्रेन पकड़कर सियोल पहुंच गई। महिला पुलिसकर्मी उसे कमरा नंबर 1104 में ले गई। जीना सोचने लगी, क्या पार्क सच में जीन से प्यार करता था? लेकिन महिला पुलिसकर्मी को इसका यकीन नहीं था। जीना ने अकेले रहने की इच्छा जताई तो पुलिसकर्मी उसे वहीं छोड़कर चली गई। जीना कमरे में घूम घूम कर देखने लगी। उसे पता चला कि यह वही जगह थी जहां से पार्क उसे रोज देखता था। उसने जीना की कई तस्वीरें खींचकर अपने कमरे की दीवार पर टांग रखी थी। ये देखकर जीना का दिल टूट गया। अब जाकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों कहा था कि यह सब तुम्हारी गलती है। इसके बाद जीना अस्पताल गई अपने पिता से मिलने। उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। पिता और छोटे भाई सुनकर दंग रह गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कॉर्पोरल पार्क एक ऐसा इंसान निकलेगा। तभी जीना ने अपने पिता से सवाल किया, क्या आपने कभी सोचा कि मैंने ही अपनी बहन को मारा होगा? पिता कुछ नहीं कह पाए। जीना उनकी मन की बात भाप गई। वो दुखी होकर बाहर निकल आई। सोच ही रही थी कि अचानक पार्क आ गया। उसने उसे बेहोशी की दवा लगाई और उठाकर ले गया। अगली सुबह जीना होश में आई। वो एक छोटे से सादे से घर में थी। ये पार्क के गांव का घर है। जैसे ही उसने उसे देखा वो डरकर पीछे हट गई। उसने पूछा, ये सब क्या है? पार्क ने उसे बैठने को कहा और बोला, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उसने अपने बचपन की कहानी सुनाई, कैसे वो अपने पिता और माँ के साथ रहा करता था। पिता जुए और शराब के आदी थे और अक्सर माँ को मारते थे और बेटे को बेकार कहकर गालियां देते थे। एक दिन पार्क सह नहीं पाया। उसने चाकू उठाया और पिता की जान ले ली। अब उसके पास सिर्फ माँ बची थी। माँ ने बेटे को बचाने के लिए पिता की लाश आंगन में गाड़ दी और वहां एक पेड़ लगा दिया। समय के साथ पार्क बड़ा हुआ और वो पेड़ भी मजबूत होता गया। माँ चाहती थी कि बेटा अतीत भुलाकर एक पुलिसकर्मी बने, लेकिन कुछ समय बाद माँ भी चल बसी। पार्क अकेला रह गया। ट्रेनिंग के दिनों में उसकी मुलाकात पहली बार जीना से हुई। वो थाने आई थी शिकायत दर्ज कराने। पार्क उसे देखते ही प्यार में पड़ गया। उस दिन के बाद से वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। धीरे धीरे उसने जाना कि जीना के पास भी बहुत राज है। इससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ी। उसने पार्क होंगजुन का नाम लेकर कमरा नंबर 1104 किराए पर लिया, जो जीना की बिल्डिंग के ठीक सामने था। वहां से वो रोज उसे आसानी से देख सकता था। साथ ही पार्क ने 3 साल पहले जीना से सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी। तब उसे पता चला कि जीना का एक बॉयफ्रेंड है। कॉर्पोरल पार्क ने चुपके से उसके बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटा दिया और उसकी मौत को एक डूबने का हादसा बना दिया। वो चाहता था कि जीना सिर्फ उसी की हो। जिस दिन जीना ने अपनी बहन जीन से झगड़ा किया और बसेसन जाकर रहने लगी, उस दिन पार्क का दिल टूट गया। उसके दिल में जीन के लिए गुस्सा भर गया। उसने 1 साल तक बदला लेने की योजना बनाई और जीना को वापस कमरा नंबर 809 में ले आया। कॉर्पोरल पार्क ने खुद कबूल किया कि उसने जीन का अपहरण किया था और फिर उसे अपने घर में छिपा कर रखा। उसने कैंपर में रहने वाले उस हत्यारे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक हत्यारा था और एक मानसिक मरीज भी, जिसे ज्यादातर बातें याद नहीं रहती थी। सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था। जैसे ही उसने जीन का अपहरण किया, जीना वापस रोजविला आ गई। कॉर्पोरल पार्क ने जीना से कहा, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे प्यार में किया है। लेकिन जीना को वो एक पागल अपराधी लगा। उसने साफ कह दिया। पार्क ने भी स्वीकार किया, हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं पागल ही सही। जब जीना ने अपनी बहन से मिलने की इच्छा जताई तो पार्क उसे वापस लाने निकला, लेकिन उसे पता चला कि जीन गायब हो चुकी है। कोई उसे ले गया है। असल में वो काले कपड़े वाला आदमी था जो जीना के घर में दिखाई दिया था। वो पार्क नहीं था, क्योंकि पार्क कभी जीन को नुकसान नहीं पहुंचाता। पार्क ने कहा, अगर तुम ये बात पुलिस को बता दो तो वो उस काले आदमी को जरूर पकड़ लेंगे। कैप्टन जांग काफी काबिल है। उसके बाद मेरा नाम भी साफ हो जाएगा और तुम्हें असली कातिल भी मिल जाएगा। ये सुनकर जीना का दिल बहुत उलझ गया। वो कॉर्पोरल पार्क से नफरत करती है, पर उसे बदला नहीं ले पा रही। ऊपर से उसकी बातें सुनकर वो और भी भ्रमित हो गई, क्योंकि कोई और अब भी उसके परिवार को निशाना बना रहा है। उधर कैप्टन जांग बहुत गुस्से में है, क्योंकि पार्क अब तक उनके हाथ नहीं लगा है। उसने टीम 2 के कैप्टन से पूछा, क्या तुम्हें अपने आदमी के बारे में कुछ पता है?
लेकिन टीम 2 का कैप्टन बोला, ये मेरा केस नहीं है, मुझे परवाह नहीं। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और वे लगभग लड़ने ही वाले थे। अच्छा हुआ कि उनके साथी बीच में आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों शांत होकर बैठ गए और बात करने लगे। टीम 2 का कैप्टन मानता है कि कॉर्पोरल पार्क ने अपहरण जरूर किया, पर उसे यकीन है कि उसने हत्या नहीं की। कैप्टन जांग का भी यही मानना है। उसका कहना है सच पता करना है तो पहले पार्क को ढूंढना होगा। अचानक टीम 2 के कैप्टन को याद आया कि पार्क का एक घर गांव में भी है। कैप्टन जांग ने तुरंत लोगों को वहां भेजा, लेकिन वो भी देरी से पहुंचे। पार्क ने जिन्ना को वापस छोड़ दिया और फिर अपने गुनाहों की सजा लेने की सोची। उधर जिन्ना के घर में महिला पुलिसकर्मी अकेली बैठी थी। वो परेशान थी क्योंकि वो पार्क के बेगुनाही साबित करना चाहती थी, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं। वो केक खाकर हाथ धोने बाथरूम गई। वहां अचानक उसने पानी की टंकी में खून के धब्बे देखे। असल में वो खून नकाबपोश आदमी का था जो वहां से गिरा था। महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत खून का सैंपल लिया और फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आने पर सब हैरान रह गए। वो खून कॉर्पोरल पार्क का नहीं था, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति का था। उसी समय प्रेसिडेंट एक अजनबी से मिलने पहुंची। उसने अपना नाम हान होंगजू बताया, एक नए धार्मिक पंथ के नेता का सहयोगी। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के कोरियन ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।